नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस बुक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। पूर्व की क्लास में अपन संविधान निर्माण के संदर्भ में पढ़ रहे थे, जिसमें संविधान सभा की आलोचना के संदर्भ में प्रमुख जो कथन थे उन प्रमुख कथनों को अपन पढ़ चुके हैं। प्रमुख कथनों में अपन ने लॉर्ड विस्काउंट का कथन पढ़ा, जिनमें लॉर्ड विस्काउंट साहब ने कहा कि भारतीय संविधान सभा एक हिंदुओं का निकाय है। आइवर जेनिंग्स के कथन को पढ़ा और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन के कथन को पढ़ा और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, जिसमें सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही सभा है। इस प्रकार की आलोचना के संदर्भ में जो प्रमुख कथन थे उन प्रमुख कथनों की अपन पूर्व की क्लास में बातें कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना की संदर्भ में। संविधान की प्रस्तावना की अपन बात करें तो संविधान की प्रस्तावना के लिए याद रखिएगा, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो प्रस्तावना को एक तो संविधान की भूमिका कहा जाता है। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना है ये संविधान की भूमिका है। भूमिका के अलावा अपन बात करें तो संविधान का जो परिचय है, ये परिचय क्या है? भूमिका है। भूमिका संविधान का प्रवेश द्वार है और यही प्रस्तावना है, ये संविधान का सार है। संविधान की भूमिका प्रस्तावना है, संविधान का परिचय प्रस्तावना है, संविधान का प्रवेश द्वार प्रस्तावना है और संविधान का सार प्रस्तावना है। इसी प्रस्तावना की जो भाषा है, ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। लेकिन प्रस्तावना को लेकर हम प्रेरित कहाँ से हुए? तो प्रस्तावना को लेकर जो हम प्रेरित हुए वो यूएन की चार्टर से प्रेरित हुई। यूएन के चार्टर से प्रेरित हुए। यूएन की चार्टर का आप सबको पता है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में लिखा गया था 1945 में, जो वर्तमान में अमेरिका के एक अभिलेखागार में रखा गया है। साथ में ली कहां से? प्रस्तावना ली अपन ने अमेरिका के संविधान से, लेकिन उस प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना के आधार की अपन बात करें तो प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है, ये वर्तमान में संविधान की क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। 1947 में ये स्वीकार किया गया। मन में संविधान सभा में भी अपन ने बात की थी कि इतना समय क्यों लगा। इतना समय लगने का कारण ये था कि संविधान सभा इस बात का इंतजार कर रही थी, या संविधान सभा के लोग इस बात को समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक इंतजार करने के बाद जब मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई तो उद्देश्य प्रस्ताव पास करना जरूरी था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का पहले दिन से ही बहिष्कार किया था। इसी का परिणाम ये था कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो केवल 211 सदस्य ही उपस्थित रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। इन सब के बीच अपन बात करें प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख कथन हैं, इन प्रस्तावना से संबंधित
प्रमुख कथनों की, प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कथन की। और प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कथन की बात करें उससे पहले देखें, कोई भी अधिनियम हो तो किसी भी अधिनियम का आरंभ किससे होता है? उद्देशिका या प्रस्तावना से होता है। किसी भी अधिनियम यानी एक्ट, अधिनियम का आरंभ है, ये आरंभ किससे होता है? आरंभ प्रस्तावना से होता है। किसी भी अधिनियम का आरंभ प्रस्तावना से होता है। ऐसा नहीं है कि वहां संविधान की प्रस्तावना को लिखा जाता है अधिनियम के आरंभ में कि हम भारत के लोग हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा नहीं लिखा होता है। वहां अधिनियम का संक्षिप्त परिचय करवाया जाता है हमें प्रस्तावना में। जैसे कि संविधान का परिचय हमें प्रस्तावना में करवाया गया है, ठीक वैसे ही किसी अधिनियम की शुरू में ही प्रस्तावना लिखी जाती है जिसमें उस अधिनियम का हमें संक्षिप्त परिचय करवाया जाता है। दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। प्रश्नों के उत्तर है ये हमें निबंधात्मक प्रश्नों के जब अपन उत्तर देते थे तो शुरू में अपन प्रश्न की प्रस्तावना लिखते थे, जिसमें प्रश्न के उत्तर की जो भूमिका है वो सारी अपन प्रस्तावना में शामिल कर देते थे। ठीक वैसे ही संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना में संविधान के वास्तविक जो मूल्य हैं उनको शामिल किया गया है। प्रमुख कथनों में सबसे पहले अपन जिनके कथन की बात करने वाले हैं वो है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी की बात करें तो के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा है? के.एम. मुंशी साहब ने कहा है कि प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की, डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद माता पिता के द्वारा ज्योतिषी से उसकी जन्म कुंडली बनवाई जाती है। उस जन्म कुंडली में उस बालक का पूरा भविष्य समाहित होता है कि बालक आगे चल करके व्यवसाय करेगा, बालक आगे चल करके राजनीति में आएगा, आगे चल करके बीमार होगा। ठीक वैसे ही संविधान का प्रस्तावना हमें ये बताती है कि किसी भी देश का संविधान कितना दीर्घकालीन होने वाला है, उसमें कौन कौन से मूल्य शामिल हैं और उन मूल्यों के साथ उसका फ्यूचर क्या है, ये हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो संविधान की जन्म कुंडली कह दीजिएगा या फिर आप राशिफल कह दीजिएगा, क्योंकि राशिफल किस पर चलता है? जन्म कुंडली पर चलता है। जन्म कुंडली कह दीजिएगा या राशिफल कह दीजिएगा। तो प्रस्तावना लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की जन्म कुंडली, राशिफल या फिर भविष्य फल है। ये बात किसने कही है? ये बात के.एम. मुंशी साहब ने कही है। तो इन तीनों शब्दों में कोई सा शब्द भी आ जाए, के.एम. मुंशी साहब को लिखना है, चाहे जन्म कुंडली आ जाए, चाहे राशिफल आ जाए, चाहे भविष्य फल आ जाए। ठीक है, तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। दूसरा नाम आता है, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत एक व्यक्ति का नाम आता है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला की बात करें तो N.A. पालकीवाला हैं, ये विधि विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। नाना पालकीवाला जिनको बोलते हैं, नाना पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रस्तावना जो है
ये प्रस्तावना हमें संविधान का संक्षिप्त रूप से परिचय करवाती है। जैसे कि एक घर में आप प्रवेश करते हैं, घर के दरवाजे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर के लोगों की विचारधारा कैसी होगी। जैसे कि घर के बाहर लिखा हुआ है सुस्वागतम, अंदर दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, तो हम इस बात को भांप लेते हैं कि यहाँ के इस घर में रहने वाले लोग हैं ये संस्कृत भाषा को प्राथमिकता देते हैं। अगर दीवारों पर और कुछ लिखा हुआ है तो हम इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर किस विचारधारा के लोग रहते हैं। जैसे एक घर के बाहर लिखा हुआ आता है कि सुस्वागतम पधारिए, और एक घर के बाहर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। दोनों ही घर के प्रवेश द्वारों को देखकर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, घर के अंदर कुत्ता भी है। और एक घर के प्रवेश द्वार को जिस पर लिखा हुआ था सुस्वागतम, उसको देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ, ये लोग बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल रखता है, सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में थोड़ा रुचि रखता है। तो कुल मिलाकर बात यही है, एन.ए. पालकीवाला का परिचय पत्र का मतलब यह है कि प्रस्तावना हमें संविधान के वास्तविक जो मूल्य हैं, संविधान के जो वास्तविक सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था को कायम करता है, वो सिद्धांत हमें अगर कहीं दिखाई देते हैं तो वो कहाँ दिखाई देते हैं? प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। किनका मानना है? एन.ए. पालकीवाला का मानना है। एन.ए. पालकीवाला के बाद आप अगला कथन पढ़ सकते हैं अर्नेस्ट बारकर का। अर्नेस्ट बारकर की अपन बात करें तो अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा है? अर्नेस्ट बारकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये बात किसने कही है? ये बात अर्नेस्ट बारकर ने कही है। जबकि एक नाम आता है ठाकुरदास भार्गव का, और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? ठाकुरदास भार्गव की बात करें तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। ये बात किसने कही है? ये बात ठाकुरदास भार्गव ने कही है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख कथन थे, उन प्रमुख कथनों को अपन ने पढ़ा। सबसे पहला कथन अपन ने पढ़ा के मुंशी का, कि प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है, या राशि फल है, या भविष्य फल है। जबकि एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। जबकि ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं संविधान की कुंजी है। अब अपने को पूरे संविधान की प्रस्तावना को समझना है तो सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ अक्षरों का हमें बोध होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो शुरू होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग शब्द के साथ प्रस्तावना शुरू होती है। और अब अपन बात करने वाले हैं प्रस्तावना के जो तत्व हैं, इन प्रस्तावना के तत्वों। प्रस्तावना के 4 तत्व अपन बांटेंगे और उन 4 तत्वों के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना के समस्त शब्दों को एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा। हेडिंग डालें प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व की बात करें तो प्रस्तावना के कितने तत्व हैं? 4 तत्वों में अपन बांट करके प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। कितने? 4 तत्वों में बांट करके प्रस्तावना को अपन पढ़ेंगे। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? इन 4 तत्वों में सबसे पहले अपन बात करते हैं। 4 तत्वों में सबसे पहले देखिएगा आता है संविधान की शक्ति का स्रोत। पहला तत्व आता है संविधान की शक्ति का स्रोत। पहला तत्व आता है संविधान की शक्ति का स्रोत।
अब बात ये आती है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान है, ये शक्ति कहां से अर्जित करता है? भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान कहां से शक्ति अर्जित करता है? तो जब आप संविधान की प्रस्तावना को पहली लाइन को पढ़ते हैं तो ये चीज समझ आती है कि भारत का संविधान कहां से शक्ति अर्जित करता है। और पहली लाइन को पढ़ते हैं तो पहली लाइन में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। और पहली लाइन को पढ़ने के बाद जब हमें ये बोध होता है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो कोई है वो कौन है? हम भारत के लोग ही हैं। भारत में जो कोई है वो कौन है? हम भारत के लोग ही हैं। यानी हम भारत के लोग क्या हुए? भारत की जनता हुई। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान कहां से शक्ति अर्जित करता है? तो भारत की जनता से भारत का संविधान है, ये शक्ति अर्जित करता है। तो भारत की जनता है, ये संविधान की शक्ति का स्रोत हो गया। तो भविष्य में जब भी आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत की जनता। भारत की जनता से भारत का संविधान शक्ति अर्जित करता है। दूसरे तत्व को पढ़ना है तो दूसरा तत्व स्पष्ट करता है भारत की प्रकृति। यानी प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है, ये भारत की प्रकृति दिखाई देती है। नेचर ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारत की प्रकृति की बात हो रही है। भारत की प्रकृति की अपन बात करें तो भारत की प्रकृति प्रस्तावना के अनुसार कैसी है? देखिए, प्रस्तावना के अनुसार अपन बात करें भारत की प्रकृति की, तो आगे प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है संप्रभु। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संप्रभु या संप्रभुता, सार्वेंटी। देखो, संप्रभुता का तात्पर्य क्या है? संप्रभुता का तात्पर्य है कि वह राष्ट्र जो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्र संप्रभु होता है। अब आप अपने जीवन में संप्रभु हैं नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। भारत तो तभी संप्रभु है जब भारत का प्रत्येक नागरिक संप्रभु है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार ना करे। ये उसको अधिकार है, चाहे वह करे चाहे नहीं करे। तो इसलिए आज से जब भी कोई सोना बाबू कहे कि बाबू ये ड्रेस आप पर सही नहीं लग रही, उसको आप कहो ओके थैंक यू, क्योंकि सही नहीं लग रही इसका मतलब आप उसके अकॉर्डिंग उसे खोलोगे, उसे रखोगे, तो इसका मतलब आप संप्रभु कहाँ हुए? संप्रभु वो व्यक्ति है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता, अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करता है, किसी की थोपी हुई विचारधारा पर काम नहीं करता है। और भारत कैसा राष्ट्र है? संप्रभु है। भारत संप्रभु तभी है जब भारत का प्रत्येक नागरिक संप्रभु है। और इसी संप्रभुता शब्द के साथ दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि कानूनी रूप से संप्रभुता की शक्ति किसमें निहित है? कानूनी रूप से अपन बात करें तो कानूनी रूप से संप्रभुता संसद में निहित है। कानूनी रूप से संप्रभुता की शक्ति संसद में निहित है। संप्रभुता की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। जबकि यही संप्रभुता की शक्ति अंतिम रूप से भारत की जनता में निहित है। अंतिम रूप से भारत की जनता में निहित है, जबकि कानूनी रूप से ये संप्रभुता की शक्ति किस में निहित है? भारत की संसद में निहित है।
अब बात ये आती है इन दोनों में अंतर क्या हो। मैंने अभी कहा भारत भारत के लोगों से मिलकर बना है। अब भारत के लोगों से मिलकर बना है तो हमारी जो पार्लियामेंट है ये भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। अब भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जब चाहे तब भारत के लोग हैं ये पार्लियामेंट की उस विचार को बदल सकते हैं जिस विचार की उन्होंने सरकार चुनी है। जब भी उन्हें यह लगे कि यार अब ये सरकार ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से वह सरकार बदल सकते हैं। और ये संप्रभुता की शक्ति है किसके पास? जनता के पास। अंतिम रूप से संप्रभुता की शक्ति भारत की जनता में है, जबकि कानूनी रूप से किसमें नीत है? संसद में नीत है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? प्रस्तावना के अनुसार भारत है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी संप्रभु राष्ट्र है। आगे प्रस्तावना को पढ़े हम। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अगला शब्द कौन सा आ रहा है? अगला शब्द आ रहा है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है और भारत में कैसा समाजवाद है और उस समाजवाद की विशेषता क्या है, इन पर अपन बात करेंगे। साधारण सी और सरल सी भाषा में मैं समाजवाद शब्द की व्याख्या करूं तो इसका मतलब यह है कि अमीर व गरीब के बीच आर्थिक असमानताओं को दूर करने वाली विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। ये समाजवादी विचारधारा है। ये समाजवादी विचारधारा के लिए याद रखें भारत में कौन सा समाजवाद है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि ये बीमारी, अवसर और गरीबी की असमानताओं पर बल देता है। कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने पर बल देता है। कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत समाजवादी राष्ट्र है। अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में समाजवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया था। उन्होंने 1955 में कांग्रेस का एक अवार्डी अधिवेशन हुआ था। उस अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था। तो कांग्रेस द्वारा 1955 के अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? प्रस्तावना के अनुसार भारत है ये समाजवादी है। समाजवादी के अलावा अपन बात करें तो प्रस्तावना के अनुसार भारत है ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हालांकि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता जो शब्द आए, अखंडता जो शब्द आए, इन पर अपन बात करेंगे कि वो कैसे किस संविधान संशोधन द्वारा आए हैं। देखो यहां समाजवाद का अर्थ समझा, पंथ निरपेक्षता का मतलब समझिएगा। अपनी संविधान की प्रकृति तो बनाई गई कि भारत सभी धर्मों को मानेगा, किसी धर्म को भारत विशेष महत्व नहीं देगा, सब धर्मों के साथ इक्वलिटी रखेगा, समानता रखेगा। और जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको उनके हितों की प्राथमिकता के लिए उनको संरक्षण प्रदान करेगा। सब धर्मों को मानेगा, सब धर्मों के हितों का संरक्षण करेगा, लेकिन कोई राजकीय धर्म के रूप में भारत स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने इस्लाम को राजकीय धर्म स्वीकार कर रखा है, ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब यहां पर 1976 में जब संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन को लेकर बहस चल रही थी, तो उस संसद में जो इंदिरा जी की सरकार थी, तो वहां पर बहस हुई और बहस में ये पाया गया कि धर्म निरपेक्षता से ज्यादा सेकुलर शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्षता है। इसलिए हमने पंथ निरपेक्षता को जोड़ा है। तो भारत का कोई राजकीय धर्म या पंथ नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता के बाद अगला शब्द आता है लोकतांत्रिक, यानी अगला शब्द आता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की परिभाषा की अपन बात करें
तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता का जनता के लिए जनता के ऊपर शासन क्या है, लोकतंत्र है। और भारत में ये लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि जनता का जनता के लिए जनता के ऊपर शासन क्या है, लोकतंत्र है। अब ये लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? दुनिया में लोकतंत्र दो तरह का है। ये दो तरह का लोकतंत्र कौन कौन सा है? एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहां पर सीधा जनता फैसला करती हो, सीधा जनता फैसला करती हो। भारत जैसे विशाल मतदाता समूह में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में 91.1 करोड़ मतदाता थे। अब 91.1 करोड़ तो 2019 में थे, तो 2024 तक तो ये लगभग 100 करोड़ के आसपास मतदाता हो गए। तो इतने मतदाता समूह में बार बार चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में कतई संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है जहां पर छोटा मतदाता समूह हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड को आप समझ लीजिएगा। स्विट्जरलैंड में कुछ मामलों में वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कुछ मामलों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। एक आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करेंगे। कौन से में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो तरह की शासन व्यवस्थाएं प्रचलन में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक तो है संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली है ये भारत में अपनाई गई है। तो भारत लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी किसको अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और दूसरा, इसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक होती है जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जिसको आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। कौन सी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसके बाद आता है कि सब लोकतंत्र के बाद प्रस्तावना में अगला शब्द लिखा हुआ है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। क्यों भारत एक गणराज्य है? क्योंकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं राष्ट्रपति को, यानी जो राष्ट्र का प्रमुख है वो राष्ट्राध्यक्ष है। जैसे ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता का प्रतिनिधि है। तो गणराज्य का मतलब यहाँ क्या है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, इसलिए हम गणराज्य हैं। और भारत में गणराज्य की जो धारणा है, ये गणराज्य की धारणा फ्रांस से ली गई है। कहां से? फ्रांस से ली गई है। तो दूसरा तत्व अपन ने कौन सा पढ़ा? भारत की प्रकृति। यहां से जो प्रश्न आएगा वो इन शब्दों का क्रम पूछेगा आपसे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो वह शब्दों का क्रम पूछेगा, और शब्दों के क्रम में आपको याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये पांचों शब्दों को एक सीक्वेंस में याद रखना। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शॉर्ट में मैंने संप्रभु लिख दिया है। दूसरा शब्द समाजवाद है, तीसरा शब्द पंथ निरपेक्षता है, चौथा शब्द है ये लोकतंत्र आत्मक है, और पांचवा शब्द है गणराज्य है। लोकतंत्र में भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रस्तावना का तीसरा तत्व अपन पढ़ रहे हैं, और तीसरा तत्व है संविधान की विशेषताएं। संविधान की
विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं की अपन बात करें तो ये अपने को प्रस्तावना में दिखाई देती है, और प्रस्तावना में संविधान की विशेषताओं को समझने के लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसका स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित की गई है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता में अपन बात करें तो एक तो आती है विचार की। विचार के साथ एक आती है अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। विश्वास व उपासना यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता का संबंध है प्रस्तावना से, तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। 5 कौन कौन सी? एक विचार है, एक अभिव्यक्ति है, एक धर्म है, एक विश्वास है और एक उपासना है। अब मन में ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर विचार का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। तो देखें, जब अपन किसी चीज के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं और अपना मत व्यक्त करते हैं, वो क्या है? विचार है। वो अपना क्या है? विचार है। जैसे कि अभी लोकतंत्र में आपको वोट देने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। जब आप वोट देने जाते हैं और जिस कैंडिडेट की छवि आपके मन में है कि मुझे वोट इस कैंडिडेट को देना है, इसका मतलब वह आपका विचार है। वह आपका क्या है? विचार है उस व्यक्ति के प्रति। आप अपने मित्र को आइसक्रीम खाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ये आपका विचार है। आप किसी अपने मित्र को कैफे में बैठकर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ये आपका विचार है। लेकिन अगर आपका मित्र प्रतिक्रिया स्वरूप आपके प्रस्ताव को ठुकरा देता है कि मुझे कैफे में बैठकर चाय नहीं पीनी है, इसका मतलब वह उसकी अभिव्यक्ति है। यानी विरोध करना या प्रतिक्रिया स्वरूप बात को कहना अभिव्यक्ति है, लेकिन हड़ताल करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। भारत का संविधान किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी में हड़ताल करने की आजादी नहीं देता है। तो फिर आप कहेंगे कि ये लोग हड़ताल क्यों कर लेते हैं? कभी डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव इसलिए है कि कहीं ना कहीं संविधान की बोलचाल की भाषा में अपन हड़ताल शब्द कहते हैं, बाकी वास्तविक रूप से वो अपने विभाग को जब सूचित करते हैं तो वह शब्द काम में लेते हैं सामूहिक अवकाश। कौन सा? सामूहिक अवकाश शब्द काम में लेते हैं। तो इसलिए दोष देना, हड़ताल शब्द को दोष देना गलत होगा। धर्म की बात करें तो आप किसी भी धर्म के मूल्यों को मान सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी धर्म को ना मानते हुए स्वयं का भी कोई धर्म स्थापित कर सकते हैं, और स्वयं के द्वारा स्थापित धर्म सिद्धांत जो भी स्थापित करें उसके अकॉर्डिंग आप विश्वास कर सकते हैं, उन सिद्धांतों पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि हमारा विश्वास है कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना मतलब 7 जन्मों के संबंध की बात होती है, और फिर अगले ही दिन पेपर में आता है कि नवविवाहिता पति को छोड़कर फरार, किसी के साथ भी। तो इसका मतलब वहां विश्वास था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन भागना वो एक अपराध है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों माना, अग्नि को साक्षी क्यों माना? क्योंकि ये अपना विश्वास है। बहुत सारे धर्मों में ऐसा नहीं मानते, ये उनका विश्वास है। बहुत को ये विश्वास है कि शंकर भगवान की पूजा करने से ये मिलेगा, हनुमान जी की पूजा करने से ये मिलेगा। ये हमारा क्या है? विश्वास है, और उस विश्वास के अकॉर्डिंग हमें पूजा करने की स्वतंत्रता है, उपासना करने की स्वतंत्रता है।
ठीक है, तो आप चाहे शंकर भगवान का व्रत रखें, आप चाहे हनुमान जी का व्रत रखें, आप चाहे करवा चौथ का व्रत रखें, ये सब आपकी क्या है, उपासना है। क्या है, उपासना। तो भारत का संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है, 5। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। इसके बाद अपन संविधान की विशेषता में बात करें तो अगली विशेषता आती है, प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। और प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय है, प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की परिकल्पना की गई है। ये 3 तरह की न्याय कौन कौन सी है, प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय में एक आता है सोशल, सामाजिक न्याय की बात की गई है। यानी एक तो कौन सी है, सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के साथ साथ एक कौन सी है, आर्थिक न्याय है। और आर्थिक के साथ साथ एक कौन सी है, राजनीतिक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। सामाजिक न्याय को समझना है तो जब आप रीट की तैयारी करते हैं तो रीट में एक टॉपिक लगता है सामाजिक न्याय, एसएसटी में लगता है वो सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का मतलब यूं समझिए कि समाज में विद्यमान जो भेदभाव है वो सामाजिक न्याय के विरोधी है। जैसे कि समाज में लैंगिक आधार पर अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो वह सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहा है। समाज में अगर कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है वह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय तो कहती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है ये सब इक्वल होंगे, वो सामाजिक न्याय है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वह ट्रांसजेंडर हो। आर्थिक न्याय की अपन बात करें, हालांकि आर्थिक न्याय में राज्य ये कहता है कि संपत्ति के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो राज्य का आर्थिक न्याय है। लेकिन आज इस स्थिति को अपन आर्थिक न्याय वाली व्यवस्था को समझे तो इस आर्थिक व्यवस्था ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। धरातल पर देखें तो कैसे, आज समाज में मौजूद 80% संसाधन है, ये 20% लोगों के पास है। 80% संसाधन 20% लोगों के पास में है। और 20% लोग जब 80% संसाधन अपने पास रखेंगे तो उनकी प्राइस भी वही तय करेंगे। यानी 80% लोग 20% लोगों पर निर्भर हैं। अब ये इकोनॉमी, आर्थिक न्याय है, ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। यानी आर्थिक के आधार पे जो भेदभाव तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जो विषमताएं मौजूद हैं ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। आर्थिक आधार पर अपन आजकल समाज में फैसले लेने लग गए, किसी की रेस्पेक्ट करते हैं वो आर्थिक आधार पर करने लगे, ये गलत थिंकिंग है। न्याय तो यही कहता है कि राज्य संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो जब राज्य संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा तो आप गांव में बैठे अमीर और गरीब के बीच भेदभाव क्यों कर रहे हैं। आपका कोई एक भाई, आपका पति अगर आर्थिक रूप से कुछ समय के लिए कमजोर हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे अलग कर दोगे अपने आप से। ऐसा अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब आप सामाजिक न्याय को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, आप सामाजिक न्याय के विरोधी बनकर के बैठे हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि सभी को समान रूप से सरकारी कार्यालय में उपस्थित होने, सबको चुनाव लड़ने, सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अपन बात करें तो प्रस्तावना में समानता की बात भी की गई है। और प्रस्तावना में समानता की अपन बात करें तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। इन 2 प्रकार की समानता में एक तो कहा गया है प्रतिष्ठा की समानता और एक कहा गया है अवसर की समानता। एक तो कौन सी, एक तो आता है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी कौन सी, अवसर की समानता। सबको अपनी प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग, किसी को ये लगे कि मैं तो
पुलिस में भर्ती होऊंगा तो राज्य उसको रोकेगा नहीं। राज्य कहेगा ठीक है तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ। किसी को ये लगे कि नहीं मुझे पुलिस में भर्ती नहीं होना, मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है, राज्य कहेगा तुम्हारी जो मर्जी वो काम करो, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आज तुम स्वयं निर्धारण करोगे कि मेरी प्रतिष्ठा क्या है। किसी को रिक्शा चलाने में भरोसा है और किसी को गाड़ी चलाने में भरोसा, ये उनकी प्रतिष्ठा है। ठीक है, कोई टैक्सी कर करके जाता है अपने गंतव्य तक, कोई व्यक्ति है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है, ये उनकी प्रतिष्ठा है। वह स्वयं अपनी व्यक्तिगत विचार के अकॉर्डिंग, अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अकॉर्डिंग अपनी बातों को तय करते हैं, इसका मतलब वो प्रतिष्ठा है। इसके अलावा अवसर की बात करें तो राज्य लोक नियोजन के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ व्यक्तिगत क्षेत्र में भी काम करने के लिए सबको समान अवसर प्रदान करता है, सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता कि ये इस धर्म का है तो इसे प्राथमिकता पहली मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य उन्नति के लिए सबको समान अवसर प्रदान करता है। और प्रस्तावना का चौथा तत्व आता है संविधान पारित करने की तिथि। प्रस्तावना की नीचे की लाइन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां संविधान पारित करने की तिथि पड़ेगी। और संविधान पारित करने की तिथि में आप पढ़ेंगे कि भारत का संविधान आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 वार शनिवार को एतद्वारीय संविधान सभा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। यानी वो तिथि भी कहाँ लिखी हुई है? प्रस्तावना में लिखी हुई है, जो हमें ये सिद्ध बताती है कि हमारा संविधान इतनी तारीख को संविधान सभा ने पारित किया था। अब बाकी का जो विवरण है प्रस्तावना से संबंधित, ये अपन नेक्स्ट क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।